तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले अब हमने कहाँ पर छोड़ा था वहां पर से ही शुरू करते हैं। किस जगह पे अपन ने ये क्लास छोड़ी थी। तो वेयर वी लेफ्ट, हमने क्या क्या देखा था। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स देखा था, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखा था, पॉलीगन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन देखा था, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स देखे थे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर यूजिंग कंपोनेंट्स। ये चीजें हमने लास्ट क्लास में बच्चों पढ़ी थी। और हाँ, बिल्कुल सही अर्पित अग्रवाल ने कहा है कि आज हम लोगों को यूनिट वेक्टर के बारे में जानना है। तो बच्चों, आज यूनिट वेक्टर के बारे में जानने के लिए कुछ बातें ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। मान लीजिए आप जिस रूम में बैठे हुए हैं, कोई रूम है ये कोई रूम, और इस रूम में आप बैठे हुए हैं अपनी टेबल चेयर पे या कहीं पर भी। आप हैं ए, और आपसे आपका फैन जो है, जो रूम में फैन लगा हुआ है ना, उसका नाम मान लीजिए बी है। ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि एक वेक्टर है 10 न्यूटन का, उसको रिप्रेजेंट करिए। 10 न्यूटन का वेक्टर, उसको रिप्रेजेंट करिए ए बी के डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, ए से बी की ओर। तो आप पूरा वेक्टर, ये चीज किसी को कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे। अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन acting along the line AB from A to B, A से B की ओर 10 न्यूटन का एक वेक्टर है जो A से B की ओर लग रहा है। ठीक है जी। फिर एक बंदे ने कहा ऐसा करिए, 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में नहीं, मैं ऐसे मेरा मन कर रहा है, आप रिप्रेजेंट करिए 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को जिसका डायरेक्शन सेम ए टू बी ही है। मैं फिर से सारी कहानी कहूंगा। अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 20 मीटर, फिर एक्टिंग along the line AB from A to B। फिर वही पूरी कहानी मुझे बोलनी पड़ेगी। जब ये मैं बोल बोल के थक गया, एक बंदे ने कहा नहीं नहीं सर, अभी और बताइए। मैंने कहा और क्या बताऊं यार, एक और वेक्टर है। कि मैंने कहा क्या है, कि एक और वेक्टर कोई फिजिकल क्वांटिटी है, एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वो भी इसी डायरेक्शन में है, अब उसको रिप्रेजेंट करिए। मैं कहा यार धत तेरे की। फिर मुझे बोलना पड़ेगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्टिंग अलोंग द लाइन ए बी फ्रॉम ए टू बी। इतना लंबा बोलूंगा ना, तो फिर मेरे दिमाग में एक बात आई, पता है क्या। मेरे दिमाग में एक बात आई कि इस पूरे सेंटेंस को एक नाम दे रहा हूं एन। ठीक है। मैं कह रहा हूं जहां एन लिखा हो इसका मतलब ये पूरा सेंटेंस है। तो अब मेरे लिए आसान हो जाएगा बच्चों। मैं कहूंगा 20 मीटर एन, मैं कहूंगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एन। लोगों ने कहा एन क्या है, मैंने कहा ये है एन। आप पढ़ लीजिए, ये है एन जो लिखा हुआ है। कहते अच्छा ये है एन। तो इससे सबके दिमाग में बात चमकी कि एन का काम क्या है, डायरेक्शन बताना। क्या एन का मल्टीप्लाई इसमें करने से, जो मैंने एन का बच्चों मल्टीप्लाई किया है, एन का मल्टीप्लाई जो किया है, उससे क्या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर में कोई डिफरेंस आया क्या। अभी भी मैग्नीट्यूड तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रहेगा। ठीक। तो एन का मल्टीप्लाई इस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में करने से मैग्नीट्यूड वही रहा, केवल डायरेक्शन आ गया। वेक्टर क्वांटिटी बन गई, ये पूरी की नहीं बन गई। तो कह सकता हूं इसका खुद का मैग्नीट्यूड 1 होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से इसके मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं आ रहा। दैट्स व्हाई दिस एन इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। दिस एन इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। अब इस बात को थोड़ा लिखा हुआ है उससे समझ लीजिए। क्या लिखा हुआ है जरा ध्यान से देखिए। अ वेक्टर कैन बी रिटन एज 5 न्यूटन फोर्स एक्ट वेक्टर इन द डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री फ्रॉम ईस्ट टुवर्ड्स नॉर्थ। फिर 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री फ्रॉम ईस्ट टुवर्ड्स नॉर्थ। फिर 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी इन द डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री फ्रॉम ईस्ट टुवर्ड्स नॉर्थ। ये बोल बोल के थक गया, तो मैंने कहा ये जो लिखा है ना, ये है यूनिट वेक्टर। इसको एक नाम दे दो और फिर मल्टीप्लाई करते जाओ। फिर देखो खटाखट 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 कैसे काम आपका बनता जाएगा। सो लेट इन द डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री फ्रॉम ईस्ट टुवर्ड्स नॉर्थ, ये पूरा सेंटेंस जो है बी इक्विवेलेंट टू एक्स कैप। इसको एक्स कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1। ठीक। और कैप, अरे बर्थडे वाली कैप नहीं होती है, ऐसे लगा देते हैं ऊपर, वो वाली कैप है ये। इसको रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है।
और बोलते भी कैप है। तो एक्स कैप रिप्रेजेंट करता है यूनिट वेक्टर को, और यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, कोई भी डायरेक्शन, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन को कोई वेक्टर अगर रिप्रेजेंट कर रहा है, केवल डायरेक्शन को, तो वो यूनिट वेक्टर कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो यूनिट वेक्टर क्या बताता है, केवल और केवल डायरेक्शन। अच्छा, यूनिट वेक्टर की खुद एक फिजिकल क्वांटिटी है क्या, जरा पीछे मुड़कर देखो, खुद एक फिजिकल क्वांटिटी है क्या, नहीं है। क्यों? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में जब n का मल्टीप्लाई किया तो ये पूरा वेक्टर एक्सीलरेशन बन गया। ऐसे ही 5 मीटर पर सेकेंड में अगर मैं इसका पूरे का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वेलोसिटी बन जाएगा। 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन, जिसको मैं एक्स कैप बोल रहा था, तो अब ये क्या बन जाएगा, 10 एक्स कैप बन जाएगा कि नहीं? क्या बन गया, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, ये क्या बन जाएगा, 5 एक्स कैप बन जाएगा कि नहीं? लेकिन ये क्या बनेगा, वेलोसिटी। इसका मतलब एक्स कैप का मल्टीप्लाई करने से फिजिकल क्वांटिटी वेलोसिटी वेलोसिटी ही रहती है, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट ही रहता है। इसका मतलब यूनिट वेक्टर का खुद एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। और वो तो ऐसे भी देख लो, ये जो लिखा हुआ है बच्चों, ये जो लिखा हुआ है, ये क्या कोई फिजिकल क्वांटिटी है या सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है? सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है। ठीक, तो इसका मतलब यूनिट वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन बताता है, इसका खुद का मैग्नीट्यूड 1 होता है, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता, इसलिए इसकी खुद की कोई यूनिट नहीं होती। तो चलिए जरा आगे देखते हैं। अब इन्होंने देखो उसी चीज को वापस से लिखा है, 1 5n x कैप, दूसरा वाला 10m x कैप, तीसरा वाला 5 मीटर पर सेकेंड x कैप। ये बन गया वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। सीधा मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करो किससे, यूनिट वेक्टर से, तो ये क्या काम करेगा, ये काम करेगा मैग्नीट्यूड का, और ये बताएंगे भाई साहब डायरेक्शन। डायरेक्शन कौन बताएगा, यूनिट वेक्टर। ठीक है बच्चों, तो यूनिट वेक्टर के बारे में खास खास पॉइंट क्या क्या बचे। आज के बाद किसी भी वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कंप्लीटली उसके मैग्नीट्यूड से, मतलब वही 10 न्यूटन डिस्प्लेसमेंट, और उसका मल्टीप्लाई कर दें किससे, यूनिट वेक्टर से। यहाँ पर ये डॉट डॉट मत बनाइएगा, ये गलत बन गया है, यहाँ डॉट वगैरह नहीं है। ठीक है, सिंपल ये रिलेशनशिप है। तो कोई भी वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज मॉडुलस 10 न्यूटन हो गया, और ए कैप क्या बताता है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री इन द डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम नॉर्थ टुवर्ड्स ईस्ट, वो सब सारी कहानी वो ए कैप बता रहा है। तो किसी भी वेक्टर को आज के बाद मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या, इस फॉर्मूले से मैं ये कह सकता हूं क्या बच्चों, या इस फॉर्मूले से ये कह सकता हूं क्या कि यूनिट वेक्टर इज वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। क्यों? क्योंकि ये तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो किसी वेक्टर से में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो खुद ही सोचो ना, यूनिट वेक्टर तो बन ही जाएगा। एक, इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया, ठीक। दूसरा, जो फिजिकल क्वांटिटी ऊपर है वही फिजिकल क्वांटिटी नीचे है, तो डायमेंशनलेस भी बन गया, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। और क्या बता रहा है ये, डायरेक्शन किसके अलोंग, वेक्टर ए के अलोंग। सर वेक्टर ए के अलोंग कैसे बता, अरे बताया था ना यार क्लास में कि किसी वेक्टर में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करने से, किसी वेक्टर में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड उतने ही टाइम्स हो जाता है, और अगर नंबर पॉजिटिव है तो डायरेक्शन सेम रहेगा, अगर नंबर नेगेटिव है तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। ठीक, ये बात हमने डिस्कस की थी। दैट मीन्स 3a वेक्टर मान लीजिए कोई है, तो उसका डायरेक्शन तो वही रहेगा ना जो a का है। तो वैसे ही 1/mod a इनटू वेक्टर a, इसका डायरेक्शन क्या रहेगा, वही होगा जो a का होगा, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बच्चों, 1। तो ये होगा यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए। दिस इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए। तो ये है तरीका यूनिट वेक्टर निकालने का। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की कहानी यूनिट वेक्टर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है क्या, दीज आर द वेक्टर्स हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, बता चुका हूँ। दे ओनली टेल द डायरेक्शन इन स्पेस, बता चुका हूँ। यूनिट वेक्टर्स हैव नो यूनिट, बता चुका हूँ। दैट इज इट डज नॉट रिप्रेजेंट एनी फिजिकल क्वांटिटी बाय इटसेल्फ, बता चुका हूँ। मल्टीप्लाई करने के बाद करता है। यूनिट वेक्टर्स विच आर स्पेसिफाइड, कुछ यूनिट वेक्टर्स ऐसे हैं जो फिक्स है, मतलब पूरी जनता को मालूम है, पूरी जनता को मतलब एक 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 कन्वेंशन है जो पूरे वर्ल्ड में सारे लोग फॉलो करते हैं।
मतलब ऐसा कोई डिस्कवरी या कोई लॉ नहीं है, लेकिन एक कन्वेंशन है जो सब लोग आपस में मानते हैं कि हाँ चलो यार यही नाम रखे जाने चाहिए। वो क्या, अगर कभी भी एक्स वाई जेड एक्सिस जो जनरली चूज की जाती है, उसमें एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को आई कैप से रिप्रेजेंट किया जाएगा। मतलब ये डायरेक्शन आई कैप से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये डायरेक्शन बच्चों जे कैप से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये डायरेक्शन के कैप से रिप्रेजेंट किया जाएगा। जाहिर सी बात है, चूंकि ये सारे के सारे यूनिट वेक्टर हैं, सारे के सारे, हाँ डायमेंशन से भी बोल सकते हैं भाई चिरंजीव, तो सारे के सारे यूनिट वेक्टर है, तो इनका मैग्नीट्यूड बच्चों कितना होगा, 1। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट द फॉलोइंग वेक्टर्स इन एनालिटिकल फॉर्म। किसी ने कहा 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जरा अब बताइए इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं बोलूंगा 5 मीटर पर सेकंड आई कैप। इतने लंबे स्टेटमेंट को खटाक से अपन बोल सकते हैं 5 मीटर पर सेकंड आई कैप। किसी ने कहा अच्छा चलिए बहुत नेता बन रहे हैं आप, बहुत हीरो बन रहे हैं, इसको बताइए क्या बोलेंगे। मैंने कहा लो जी 5 माइनस आई कैप, या फिर माइनस ऑफ 5 आई कैप, 5 मीटर पर सेकंड ऑब्वियसली आई कैप। आया समझ में? ठीक, तो आज के बाद वेक्टर में इतनी लंबी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। कोई वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। जब मैंने ये क्वेश्चन किया ना, तो मेरे दिमाग में एक बात आई, ध्यान से सुनना, बड़ी शानदार बात। मेरे दिमाग में एक बात आई कि सर ने हमारे पढ़ाया था, ध्यान देना, कि किसी भी वेक्टर को उसके कंपोनेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक वेक्टर है ए, और ये वेक्टर ए, ध्यान देना जरा, एंगल थीटा बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। ठीक, तो एक तो बच्चों इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये हो गया कि वेक्टर ए इज मेकिंग एन एंगल थीटा फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस टुवर्ड्स, इधर घूमो एंटी क्लॉकवाइज, टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस। कुछ पल्ले पड़ा? एक तो इसको बोलने का ये तरीका है। ठीक, एक और तरीका है कंपोनेंट फॉर्म में, कैसे बताता हूं। अ वेक्टर हैविंग a cos theta component, a vector having a cos theta component, मैं यहां लिख रहा हूं बाकी का वापस से पूरा पूरा लिख रहा हूं। a vector having a cos theta a cos theta and a sin theta component along x and y axis respectively। ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्यों भाई? ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं, है ना? इस तरीके से भी लिखा जा सकता है भाई। ये बात मेरा बोलने का मन नहीं है। अ वेक्टर making an angle theta from positive x axis towards positive y axis having magnitude a, मैं कर नहीं, अ वेक्टर हैविंग a cos theta and a sin theta, दोनों बातें सेम है कि नहीं है, पहले ये बताओ। ये क्लियर? अब ध्यान से सुनना, बहुत ही आसान चीज होने वाली है। वो क्या, ध्यान दीजिएगा। वो ये कि जनरल एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर अब बहुत आसानी से किया जा सकता है। ये देखिए आपके सामने है। मैंने कहा ये एक, अभी भी थोड़ी देर पहले बात की थी, ये थीटा, ठीक है, ये वेक्टर ए, ये ए एक्स जो है ऐसे नहीं लिखा है, ये ऐसे लिखा है ए एक्स, और ये लिखा है ए वाई। ए एक्स क्या है? ए एक्स है ए कॉस थीटा। ए एक्स जो क्या है बच्चों? ए एक्स है, ए एक्स है ए कॉस थीटा, और ए वाई है ए साइन थीटा, मतलब कंपोनेंट। तो अगर मैं इतना लंबा जो स्टेटमेंट बोल रहा था, ध्यान देना बच्चों जरा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। ये देखो, ये वाला स्टेटमेंट जो मैंने बोला, ये वाला, इस स्टेटमेंट को देखो, ये जो स्टेटमेंट, ये वाला, अ वेक्टर हैविंग a cos theta component along positive x axis, a sin theta component along positive y axis। मैं इतनी पूरी बात को अगर i कैप और j कैप यूनिट वेक्टर डिफाइन किए जा चुके हैं, तो क्या मैं कह सकता हूं
a vector having component a cos theta along positive x axis को, इस पूरी बात को क्या मैं कह सकता हूं, ax I cap, वेक्टर कंपोनेंट अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज ax I cap। मतलब ये बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि I cap डिफाइन कर चुका हूं। व्हाट इज I cap? I cap is unit vector along x axis। ये क्या बताता है? ये बताता है अगर I cap हम किसी भी वेक्टर के बाद लगा देंगे तो वो वेक्टर उस डायरेक्शन को शो करेगा। क्लियर? तो मैंने कहा वेक्टर ए, ध्यान से सुनना बच्चों, वेक्टर ए इज हैविंग कंपोनेंट ए cos थीटा along पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये लो, इस आई कैप ने along पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो आई कैप से खत्म कर दिया, एंड ए sin थीटा along y पॉजिटिव y एक्सिस। इस पूरी बात को खट से आपने यूं लिख दिया और आपने कहा खत्म हो गया, बस अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। क्या बच्चा पार्टी कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ए cos थीटा आई कैप प्लस ए sin थीटा जे कैप, क्या ये बात समझ में आ गई? तो ए cos थीटा आई कैप प्लस ए sin थीटा जे कैप अगर मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अ वेक्टर हैविंग कंपोनेंट, इसको यूं मत सोचो, इसको यूं सोचो, उल्टा बताता हूँ, जरा ध्यान से सुनो। आपको ऐसे बोला गया है कि अब ए इक्वल्स टू, मान लीजिए ए जो है वो कोई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, 3 मीटर आई कैप प्लस 4 मीटर जे कैप, ये दिया गया है। अब थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। मान लीजिए ऐसे किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट किया गया है। इसका मतलब वो क्या कहना चाह रहा है? इसका मतलब वो कहना चाह रहा है, जो मैंने कंपोनेंट की डेफिनेशन में पढ़ाया था, एक ऐसा वेक्टर बच्चों जिसका एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट जो है 3 मीटर, एक वेक्टर ले लीजिए जो एक्स एक्सिस के अलोंग है, एक 4 मीटर का वेक्टर ले लीजिए जो वाई एक्सिस के अलोंग है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ना, दैट इज वेक्टर ए। ये वेक्टर ए है। ये आपको कैसे पता चल गया? मैंने कहा ऐसे पता चल गया, 3m इंटू आई कैप है और हमारे सर ने पढ़ाया है कि यूनिट वेक्टर आई कैप से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये पूरा वेक्टर 3m आई कैप इस डायरेक्शन का एक वेक्टर बन गया। ऐसे ही 4m जे कैप इस डायरेक्शन का एक वेक्टर बन गया। और वेक्टर एडिशन हमारे सर ने पढ़ाया है, एक वेक्टर जहां खत्म होता है वहां से दूसरा वेक्टर शुरू होता है। ठीक, पहले वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक को जब हम जोड़ते हैं तो रिजल्टेंट आता है। कुछ याद आ रहा है बच्चों? अब देखिए, क्या हम ए वेक्टर का एंगल थीटा बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। कि कैसे? कि अरे देखो जरा ध्यान से, ये जो थीटा है उसमें टेन थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों? टेन थीटा की वैल्यू बोलो क्या है? 4 परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3, ये टेन थीटा की वैल्यू है। अच्छा मैग्नीट्यूड बताइए। मैंने कहा आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है कि हाँ पढ़ी है, तो मैग्नीट्यूड बताइए, हाइपोटेनस की लेंथ बताइए। तो आप बोलेंगे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और ये कितना आ गया? 5 मीटर। तो एक बंदे ने हमें बताया था ये है वेक्टर ए, और हमने उसको इस फॉर्म में भी लिख लिया, उसका डायरेक्शन भी पता चल गया है एक्स एक्सिस से, और उसका टोटल मैग्नीट्यूड क्या होगा ये भी पता चल गया है एक्स एक्सिस से। तो इन जनरल आज के बाद अगर मैं आपसे पूछूं, इन जनरल अगर आज के बाद मैं आपसे पूछूं बच्चों, तो क्या मैं कह सकता हूं, ध्यान से सुनना, अगर ए वेक्टर दिया गया है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, तो क्या मैं कह सकता हूँ मॉड ए इक्वल्स टू रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, वही वाली बात। ये होगा ए एक्स आई कैप, ये होगा ए वाई जे कैप। तो ये ए एक्स आई कैप में ये लेंथ कितनी हो गई? ए एक्स। ये लेंथ कितनी हो गई? ए वाई। ये ट्राइंगल बन गया कैसा? राइट एंगल। ये है हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस की वैल्यू बेस की लेंथ का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का रूट, ये हाइपोटेनस की लेंथ आ गई। ठीक, तो यहाँ से मॉड ए की वैल्यू आ गई। अच्छा टेन थीटा बोलो बच्चों जरा ए एक्स और ए वाई के टर्म में। तो देखो जरा टेन थीटा हमेशा क्या होगा? क्या आप बता सकते हैं टेन थीटा हमेशा क्या होगा? अरे देखो ना यार ड्रॉ करके, ये अगर वेक्टर है ए, ये है ए वाई लेंथ और ये है ए एक्स लेंथ, तो बताइए टेन थीटा, ये ए एक्स लेंथ है, तो बताइए टेन थीटा जो है एक्स एक्सिस से जो एंगल वेक्टर ए बना रहा है वो टेन थीटा उसका कितना होगा? तो मैं कह सकता हूँ ए वाई अपॉन ए एक्स के बराबर होगा बच्चों। तो ये जनरल बात है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको जरूर से लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या है ये इंपॉर्टेंट बात? सर क्या आप कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाह रहा हूँ
अगर एक तो चीज, दोनों चीजें पता, उल्टा तो ध्यान से सुनना, उल्टा सीधा दो चीजें हमने पढ़ी है। अगर वेक्टर ए दिया है, उसका एक्स एक्सिस से एंगल दिया है थीटा, तो हम उसको वेक्टर फॉर्म में आई कैप और जे कैप के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेक्टर दिया है, फिर से बोल रहा हूँ, वेक्टर दिया है ए और एक्स एक्सिस से एंगल दिया है थीटा, तो हम उसको आई कैप और जे कैप के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कैसे, कि ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। ये हो गई एक बात। अब इसका उल्टा, हमको वेक्टर दिया गया है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, इससे हमें ए और थीटा निकालना है। तो हम कहेंगे मॉड ए इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, जैसा कि लिखाया मैंने, दिख रहा है आपको पीछे, क्यों भाई? ठीक। और दूसरी चीज आप ध्यान से सुनिएगा, टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, ए वाई अपॉन ए एक्स। ए वाई अपॉन ए एक्स का मतलब क्या है, कॉम्पोनेंट अलोंग वाई एक्सिस अपॉन कॉम्पोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक, मेरे हिसाब से मैं आपको ये बात समझा पाया हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल कर लेते हैं, आप ट्राई करिए। राइट कंपोनेंट्स ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस, also find the angle made by the vector with x axis and unit vector in the direction of the vector। चलिए शुरू हो जाइए, पहले इस क्वेश्चन को आप करिए, एक मिनट आपको देता हूं और फिर मैं आपको बताऊं। ठीक है, मेरे हिसाब से क्वेश्चन आपसे हो गया होगा, नहीं हुआ है तो देख लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, कंपोनेंट एफ एक्स जो है वो -3 है, दैट मीन्स मैं कह सकता हूं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एफ अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज -3 Newton and component of f along y axis is 4 Newton। ये तो हो गई पहले कहानी। -3 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आई कैप पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होता है और ये लिखा है -3 आई कैप। क्लियर? चलिए बहुत ही बढ़िया बात, ये हो गई एक बात। दूसरी बात, ऑल्सो फाइंड द एंगल मेड बाय द वेक्टर विद एक्स एक्सिस। ये कह रहा है एक्स एक्सिस से एंगल भी बताइए। एक्स एक्सिस से ध्यान से सुनिएगा जरा, कैसे पहले ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ये है एक्स एक्सिस पॉजिटिव, ये है वाई एक्सिस। अब देखिए -3 आई कैप कैसे ड्रॉ करूं, जल्दी बताइए। -3 आई कैप उल्टे डायरेक्शन में इधर ड्रॉ किया जाएगा बच्चों। ठीक, तो ये हो गया 3 i कैप -3 आई कैप इस डायरेक्शन। ठीक, फिर इसमें ऐड क्या करना है, 4 j कैप Newton, तो इसमें 4 j कैप ऐड कर दीजिए। अब जो रिजल्टेंट आएगा वो वही आएगा जिसकी हमारे क्वेश्चन में चर्चा की जा रही है। ध्यान से सुनना, आपसे एंगल पूछा जा रहा है एक्स एक्सिस से, मतलब ये एंगल पूछा जा रहा है, तो एक काम करिए, पहले ये एंगल निकाल लेते हैं। चलिए बच्चों बताइए ये एंगल कितना आएगा, ये वाला एंगल। तो ये लेंथ कितनी है, 4, ये परपेंडिकुलर की, और बेस की लेंथ कितनी है, 3। तो अगर मैं थीटा इसको अल्फा बोल देता हूँ, तो 10 अल्फा की वैल्यू 4/3 होगी। ठीक है, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू 53 डिग्री होगी। लेकिन थोड़ा दिमाग पर अपने जोर डालिए, अगर अल्फा 53 है तो ये एंगल कितना होगा, ये वाला। क्या मैं कह सकता हूँ, अगर मैं इसको थीटा बोलता हूँ तो क्या मैं कह सकता हूँ थीटा 180 डिग्री -53 होगा? चेक कर लीजिए जरा, 183 डिग्री -53 डिग्री। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? ठीक है, तो ये कितना आया जरा बताइए तो सही, 127 डिग्री आ रहा है कि वन, चेक करिए 127 डिग्री आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। तो दूसरे पार्ट का आंसर आ गया। क्या है दूसरा पार्ट, ऑल्सो फाइंड द एंगल मेड बाय द वेक्टर
विद एक्स एक्सिस, कितना आंसर आया 127 डिग्री। तीसरा पार्ट, एंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। इसको फिर से मैं आपको समय दे रहा हूं, 1 मिनट का ट्राई करिए। चलिए अब मैं भी आंसर निकाल के जरा देखता हूँ मेरे से आता है कि नहीं, याद दिलाता हूँ। हमने अभी अभी आज की क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था, ए कैप बराबर वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मॉडुलस। क्या याद आया? यदि ये याद आया है तो जरा देखिए तो सही, वेक्टर ए की वैल्यू क्या होगी बच्चों? वेक्टर ए की वैल्यू, अरे लिखिए ना, वेक्टर ए की वैल्यू मतलब एफ। यहाँ एफ पूछा है, एफ कैप पूछा है ना भाई, तो एफ कैप की वैल्यू, एफ कैप मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग फोर्स एफ, तो यूनिट वेक्टर अलोंग फोर्स एफ जिसके अलोंग यूनिट वेक्टर पूछा जा रहा है उसमें कैप लगा दी जाती है यार। और इसका फॉर्मूला लिखवाया है फोर्स अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कब बताया निकालना? अरे अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना यार, इसका मैग्नीट्यूड निकालो मतलब इसकी लेंथ, मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ। अगर ये 4 लेंथ है और ये 3 लेंथ है तो बताओ ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। और वेक्टर फॉर्म में तो ये लिख ही रखा है, तो -3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाई 5। न्यूटन हट गया क्योंकि ऊपर न्यूटन भी आएगा नीचे न्यूटन भी आएगा, तो ये है आंसर, ये है यूनिट वेक्टर जिसकी बात की जा रही थी, जिसका आंसर चिरंजीव ने सही दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी, ठीक है। एग्जाम्पल 2, अरे वाह आपके तो मजे आ गए, एक और एग्जाम्पल करने को मिल गया। चलिए बताइए फटाफट जल्दी से, मैग्नीट्यूड बताइए, डायरेक्शन बताइए, यूनिट वेक्टर बताइए। मतलब मैग्नीट्यूड और एंगल फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, डायरेक्शन का मतलब क्या है? एंगल फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये बताइए। और उसके बाद फिर यूनिट वेक्टर बताइए। चलिए 1 मिनट दे रहा हूँ आपको, 1 से 1.5 मिनट दे रहा हूँ, इस बार हो जाना चाहिए। जरा मैं भी निकाल के देख लेता हूँ बच्चा पार्टी, मेरे से आ रहा है कि नहीं। तो वापस से ये -12i कैप, तो ये x, ये y, माइनस डायरेक्शन में, माइनस डायरेक्शन का मतलब इस डायरेक्शन में कितना बच्चों? 12, और इस डायरेक्शन में कितना? 5। ठीक है, कैसे पता चला सर इस डायरेक्शन और उस डायरेक्शन? अरे ये -12 आई कैप है और इस डायरेक्शन में होता है आई कैप, और इस डायरेक्शन में होता है जे कैप। 5 में जे कैप का मल्टीप्लाई है तो 5 ऊपर हुआ ना, ठीक, ये हो गया 13। कैसे हुआ? निकालो बाइट करके, ऐसे हुआ √5² + 12², चेक करो 13 के बराबर आता है कि नहीं आता, ठीक। दूसरी बात, एंगल ये वाला पूछा गया है, लेकिन हम तो ये वाला एंगल सर गुरुजी बता सकते हैं, कोई बात नहीं, ये बताओ उसको 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दो जैसा कि मैंने बताया था। तो टेन अल्फा की वैल्यू बताओ बच्चों, टेन अल्फा आ गया 5/12। तो अल्फा की वैल्यू को लिखा जा सकता है ऐसे, टेन, इसको बोलते हैं टेन इनवर्स, ये लिखने का एक तरीका है, घबराना नहीं बस, ठीक है। तो एंगल कितना हो गया? क्या मैं कह सकता हूँ ये वाला एंगल थीटा जो है वो 180 टेन इनवर्स 5/12 होगा कि नहीं होगा? ठीक, चलिए ये एक कहानी खत्म। अच्छा, तो हमारा डायरेक्शन आ गया, एंगल फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मैग्नीट्यूड 13 आ गया। अब जरा यूनिट वेक्टर पर आते हैं, तो ए कैप इक्वल्स टू -12 आई कैप वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ये लीजिए आंसर। ठीक है जी, टेन इनवर्स 5/12 दैट भार्गव, वो यहाँ से आएगा, निगेटिव एक्स एक्सिस से आएगा 5/12, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बच्चा देखेंगे तो यहाँ से देखा जाएगा ना, तो ये पूरा एंगल है 180, उसमें से अल्फा को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाला आ जाएगा ना, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। अरे यार क्या बात है, क्वेश्चन की तो बारिश हो गई है। चलिए करिए फिर फटाफट जल्दी से प्रैक्टिस करिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है पता है, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं विदाउट एनी हिंट। बढ़िया क्वेश्चन है, करिए, टेक योर टाइम। चलिए अब मैं इस क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा जरा सभी लोग, ठीक है। एक वेक्टर है 10 न्यूटन मैग्नीट्यूड का, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करना है इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ
इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ दिस एंड दिस। सबसे पहले सर गुरुजी इसका रिजल्टेंट निकाले कैसे, ये तो बताया ही नहीं आपने। बिल्कुल सही बात है। तो सबसे पहली चीज एडिशन समझिए। अगर दो वेक्टर दिए हैं, एनालिटिकल फॉर्म में एडिशन कैसे करते हैं बच्चों, पहले ये सीख लीजिए, ठीक है। तो अगर एक वेक्टर है ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप, ठीक है। दूसरा वेक्टर है बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप। तो रिजल्टेंट जो हम पहले जो ट्राइंगल रूल से निकालते थे ना बच्चों, वो याद करिए। कंपोनेंट मेथड में क्या बताया था, एक्स वाले आपस में ऐड हो जाते हैं, वाई वाले आपस में ऐड हो जाते हैं, याद आया। तो ये इसका एक्स वाला कंपोनेंट है, तो एक्स वाला एक्स के साथ। तो रिजल्टेंट आर से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। ए वन प्लस बी वन आई कैप प्लस, अब ए वन बी वन निगेटिव भी हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा, नंबर है ए टू प्लस बी टू जे कैप। बस आई कैप को आई कैप के साथ जोड़ना होता है, जे कैप को जे कैप के साथ जोड़ना होता है, सिर्फ इतना सा काम करना होता है। बस हो गया इतने में, ए वन प्लस बी वन और ए टू, ठीक। तो जरा इसका रिजल्टेंट निकालो बच्चों, रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर। तो देखो इसके साथ आई कैप के साथ टू आ रहा है और इसके साथ माइनस आई आ रहा है, तो इसका रिजल्टेंट बोलो बच्चा पार्टी कितना आएगा, टू आई कैप माइनस आई कैप आएगा। अच्छा ऐसे ही थ्री जे कैप और टू जे कैप को जोड़िए जरा, सिंपल, तो ये आ जाएगा फाइव जे कैप। तो पहली बात तो ये रिजल्टेंट, ठीक। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, रिप्रेजेंट द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एंड एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ, के बाद ये लगा दीजिए इन दिस डायरेक्शन, ठीक। याद करिए अब इन दिस डायरेक्शन, ए से बी इन दिस डायरेक्शन को कैसे हटाते थे, इस दिक्कत को, इस परेशानी से कैसे बचते थे। तो 10 न्यूटन में यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या काम बन जाएगा बच्चों, ठीक। तो 10 न्यूटन में किस यूनिट वेक्टर का, 10 न्यूटन किसकी ओर लग रहा है, किसकी ओर लग रहा है, आर की ओर लग रहा है। क्या आर के अलोंग यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं क्या, सिखाया है क्या सबने, बिल्कुल सिखाया है। आर कैप इक्वल्स टू वेक्टर आर अपॉन मॉड आर, सिखाया था ना। तो उससे आई कैप प्लस फाइव जे कैप डिवाइडेड बाई कितना आएगा, 25 प्लस वन, तो कितना आ गया, आई कैप प्लस फाइव जे कैप डिवाइडेड बाई रूट 26 आया कि नहीं आया। ये क्या है, यूनिट वेक्टर। इन विच डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ दिस एंड दिस, ठीक। जो कि दिस ये है, और ये इसका डायरेक्शन लिखने का तरीका ये है, यूनिट वेक्टर बताया था ना। तो आंसर क्या हुआ बच्चों, 10 न्यूटन है मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कितना निकाला है, आई कैप प्लस फाइव जे कैप डिवाइडेड बाय रूट 26, ये आंसर है। देख लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछिए। हाँ, तो जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर इन 3D स्पेस, मतलब अब आई कैप भी आएगा, जे कैप भी आएगा और के कैप भी आएगा, उसके जनरल रिप्रेजेंटेशन की बच्चों बात चल रही है, ठीक। थ्री डायमेंशन की। तो जरा देखिएगा जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है। तो पोजीशन वेक्टर जनरल रिप्रेजेंटेशन के लिए जो मैंने एग्जांपल लिया है वो लिया है पोजीशन वेक्टर का। तो व्हाट इज पोजीशन वेक्टर, पहले ये समझिए, ठीक। तो पोजीशन वेक्टर होता है बच्चों किसी भी पॉइंट का, जैसे मेरे कमरे में एक पंखा लगा है और मैं ओरिजिन हूँ, मेरा सर जो है वो ओरिजिन ओ है, मतलब यहाँ से एक एक्स एक्सिस निकाल दीजिए, एक वाई निकाल दीजिए और एक जेड निकाल दीजिए, ठीक है। और ये ओरिजिन ओ मेरा चेहरा है। अब यहाँ पर एक पंखा है, तो पंखे का पोजीशन वेक्टर पता है क्या होगा, मेरे ओरिजिन से एक वेक्टर शुरू करिए और पंखे तक ले जाइए उसका हेड, दैट वेक्टर विल बी कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ द पंखा। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट which represents the position of that point with respect to reference axis, जो लिखा है उसी को पढ़ रहा हूँ। Its direction is always away from the origin and towards the given point. तो जैसे ये मेरी बॉटल है, इस बॉटल का जो हेड है मेरे रिस्पेक्ट में, ये वो ओरिजिन है, इसके रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, यहाँ से एक एरो बना दो, ये इसका हेड बना दो, हो गया खत्म। मैं वापस से डेफिनेशन पर आता हूँ पोजीशन वेक्टर की।
है ना। किसी ने कहा कि जरा ये बताइए कि यार इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इस चीज का पोजीशन वेक्टर मेरे से पूछा गया है। मैं कहा ठीक, कि पोजीशन वेक्टर ये है ओरिजिन, यहाँ से एक एरो बनाइए, ये हो गया हेड, और ये हेड बन गया तो ये पोजीशन वेक्टर बन गया। ठीक, तो पोजीशन वेक्टर का मीनिंग समझ में आ गया है जी, पोजीशन वेक्टर क्या चीज है। तो जरा इसको डायग्राम से दिखाने का प्रयास करता हूँ। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट 3,4, क्या आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है बच्चों? थोड़ा बहुत अंदाजा तो होगा। ये x है, ये y है, ठीक है। 1 2 3, ये हो गया 3, और 1 2 3 4, ठीक, ये हो गया 4, तो ये हो गया 3,4। ये है ओरिजिन। तो पता है पोजीशन वेक्टर पॉइंट ए का क्या कहलाएगा? ओरिजिन से एक वेक्टर स्टार्ट करिए, ए पर खत्म कर दीजिए, दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। दैट्स इट, खत्म। समझ में आ गया? ये पोजीशन वेक्टर हो गया ए का। बस इतना सा काम करना था। ठीक, ऐसे करते हैं पोजीशन वेक्टर। अच्छा, तो ये हो गया वेक्टर। इसको रिप्रेजेंट कैसे करें? इस तरफ 3 चलना है तो 3i कैप, इस तरफ कितना चलना है 4 चलना है तो 4j कैप। तो पूरा वेक्टर क्या कहलाएगा? 3i कैप प्लस 4j कैप, 3i कैप प्लस 4j कैप। बस हो गई, इतनी सी बात। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये था 2 डायमेंशन में पोजीशन वेक्टर। अब आते हैं 3 डायमेंशन से में पोजीशन वेक्टर। ठीक, 3 डायमेंशन में जरा पोजीशन वेक्टर देखिएगा भाई, बड़ा मुश्किल होता है बनाना, लेकिन कोशिश की है। ये x है, एक्सेस है, ये y एक्सेस है बच्चों, ये z एक्सेस है, ठीक है। और ये है ओरिजिन, ये ओरिजिन। अब यहाँ से हम x डिस्टेंस x एक्सेस के अलोंग चले, फिर y डिस्टेंस z, ये है x एक्सेस ना, फिर y डिस्टेंस, फिर z डिस्टेंस चले z एक्सेस के पैरेलल, ठीक, और फिर y डिस्टेंस चले y के पैरेलल। हम पहुंच गए यहाँ पर। आप अपने कमरे में सोच सकते हैं, कमरे में जो दीवार जो दीवार और जो फ्लोर है उसकी, उसके एक कोने पे बिल्कुल खड़े हो जाइए। एक डायरेक्शन में x ले लीजिए, एक डायरेक्शन में y ले लीजिए, और एक डायरेक्शन में z ले लीजिए, ठीक है। अब उस कोने से एक तरफ चलेंगे तो आप x डिस्टेंस चले, फिर z के पैरेलल चलिए, फिर दूसरे वाली जो एज है उसके पैरेलल चलिए कुछ डिस्टेंस, और फिर ऊपर पहुंच जाइए। तो आप कमरे के दूसरे वाले कोने को पहले वाले कोने के रिलेटिव देखो, और एक एरो बना दो। वो ये एरो बना हुआ है बच्चों, जो ऐसे 3 डायमेंशन में दिखाना थोड़ा मुश्किल है। ये एरो समझ पा रहे हो क्या? एक कोने से दूसरे कोने का, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब पॉलीगन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओ जरा। इस वेक्टर को क्या लिखोगे? इस वेक्टर का कोऑर्डिनेट है x, y, z, ठीक। तो एक्स आई कैप, x के लॉन्ग कितना चले? x के लॉन्ग x चले, y z के लॉन्ग z चले, y के लॉन्ग y डिस्टेंस चले। तो हम क्या बोलेंगे? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट x, y, z। x, y, z कोई पॉइंट है, उस पर पहुंचना है। कैसे पहुंचोगे? जैसे मैं तुमसे 2 डायमेंशन में पूछता हूँ, x, y एक पॉइंट है, तो यहाँ पहुंचना है, तो कैसे पहुंचोगे? पहले x के लॉन्ग x डिस्टेंस चलोगे, y के पैरेलल y चलोगे तो पहुंच जाओगे। वैसे ही अगर x, y, z है तो x के लॉन्ग x, y के लॉन्ग y, ऐसे भी जा सकते हो। आपने मतलब आप पहले y चलो, ध्यान से सुनना, आप x के लॉन्ग x, y के लॉन्ग y, और z के लॉन्ग z, चेक करो वहीं पहुंच गए क्या? ऐसे भी जा सकते हो। क्लियर? अच्छा, इस ये जो आपको क्यूबॉइड दिख रहा है, इसकी तीनों साइड में एक साइड की लेंथ y होगी, दूसरे की z होगी, और तीसरे की x होगी। ठीक, तो आपको पता है कि डायगोनल की लेंथ क्या होती है अगर किसी क्यूबॉइड की साइड लेंथ एक्स वाई जेड हो? तो पता है ना क्या होगी? ये होगी। तो किसी भी जनरल वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा अगर उस वेक्टर को मैं रिप्रेजेंट करूं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप? तो आप क्या कहोगे बच्चों? आप कहोगे एक्स के लॉन्ग गुरुजी ए एक्स है, वाई के लॉन्ग गुरुजी ए वाई है, जेड के लॉन्ग गुरुजी ए जेड है। तो ये जो रिजल्टेंट है ये इस क्यूबॉइड का डायगोनल है। और क्यूबॉइड का डायगोनल क्या होगा? अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो इसकी लेंथ अगर कोई पूछता है बच्चों तो हम क्या बोलेंगे? ये जो लिखी हुई है ये बोलेंगे। नहीं पता तो जान लीजिए कैसे निकाली जाएगी, वो देखिए। एक और तरीका है निकालने का बच्चा पार्टी, जरा ध्यान से सुनिएगा। जरा देखो तो सही, इसकी लेंथ क्या होगी? ये इसकी लेंथ, ये लेंथ क्या होगी? ये जेड है और ये वाली एक्स है, तो ये वाली जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगी कि नहीं होगी?
फेस डायगोनल मतलब आप अपने कमरे में देखिए, जो नीचे वाला स्क्वायर बन रहा है या नीचे वाला जो रेक्टेंगल बन रहा है उसके डायगोनल की लेंथ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो गई, ठीक है। और सामने क्या खड़ा हुआ है, वाई। सामने क्या है, वाई। और ये लेंथ क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये क्या है, वाई। ये क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये क्या है, वाई। तो अब ये हाइपोटेनस क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। खत्म हो गया ये तरीका सोचने का, ठीक। तो ये है कहानी बच्चों, वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन की 3D में। थोड़ा सा घर पे टाइम दीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब कुछ चीजें हैं, कुछ फॉर्मूले हैं, वो कैसे याद किए जाएं। एंगल मेड बाई फ्रॉम ए, जो वेक्टर था अभी तक इसके मैग्नीट्यूड की बात की थी, एंगल की बात नहीं की थी। ये है वो वेक्टर बच्चों, ये वो वेक्टर है। ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा मान लिया है, वाई एक्सिस से मान लिया है बीटा, और जेड एक्सिस से मान लिया है गा, ठीक। ये हमने मान लिया है। तो आपके कमरे के नीचे वाले डायगोनल से ऊपर वाले डायगोनल, एक एज से अल्फा बना रहा है, दूसरी एज से बीटा बना रहा है, और वर्टिकल एज से गामा बना रहा है, ऐसा मान लीजिए। तो कॉस अल्फा की वैल्यू ये, कॉस बीटा की वैल्यू ये, कॉस कॉस गामा की वैल्यू ये होगी। कौन प्रूफ कर सकता है कि यही होगी? बहुत आसानी से प्रूफ किया जा सकता है बच्चों, बहुत आसानी से। सोचिए तो सही, कैसे प्रूफ करेंगे? कॉस अल्फा की वैल्यू ए एक्स बाई ए कहां से आई? अच्छा चलिए बताइए, इसकी लेंथ कितनी है, एक्चुअल वेक्टर की लेंथ कितनी है, ए, ठीक। उसका एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोजेक्शन कितना है, ए एक्स। और ये एंगल कितना है, अल्फा। तो कॉस अल्फा की वैल्यू एक्स बाई, सिंपल। ऐसे भाई तुमने क्या लिखा था, मैं याद दिलाता हूँ, तुमने लिखा था ए बराबर ए एक्स आई कैप, मतलब इसका वेक्टर का प्रोजेक्शन एक्स के अलोंग ए एक्स है, वाई के अलोंग ए वाई है, और जेड के अलोंग ए जेड है। तो बहुत सिंपल सी बात है। इसी तरीके से जेड के अलोंग कितना होगा, जेड के अलोंग ए जेड होगा, तो ए जेड बाई ए कॉस गामा, ए वाई बाई ए कॉस बीटा। क्लियर, आया समझ में बच्चों? अच्छा ये आने के बाद जरा समेशन कर दीजिए कॉस स्क्वायर अल्फा। अच्छा इसका एक और मेथड बताएगा, वन मोर मेथड में बताऊं, टेंशन मत लेना, ठीक है। इसकी टेंशन मत, एक और मेथड बताऊंगा, बिल्कुल टेंशन। कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, अभी नहीं, थोड़ा देर बाद। तो ये आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। देखो जरा इसको सम करके देखो, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए जेड स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इसको सम करोगे तो वन नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। अच्छा चलो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू निकालते हैं। चेक करो क्या आ रही है। कॉस थ्री माइनस, अरे साइन स्क्वायर अल्फा को लिखा वन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा को लिखा वन माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा को लिखा वन माइनस कॉस स्क्वायर गामा। ठीक है, ये लिख दिया। यहाँ पर वैल्यू आ गई, तो थ्री माइनस दिस वैल्यू इक्वल टू टू। तो बड़ी इंटरेस्टिंग वैल्यू है। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज वन, sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा इक्वल टू टू। ठीक, क्या चीज है गुरुजी ये? अरे भैया ये जहां अल्फा बीटा गामा वेक्टर जो है थ्री डायमेंशन स्पेस में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से एंगल बना रहा है, यही तो बताया है। ठीक बच्चों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन थ्री डी स्पेस में जो फाइनल रिजल्ट है वो वापस से लिख दे रहा हूँ। ये और ये तो बता चुका हूँ। इनके नाम, इनके वर्ड यूज किए जाते हैं डायरेक्शन कोसाइन। कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन, ये डायरेक्शन कोसाइन बोले जाते हैं। ठीक, क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन थ्री डी स्पेस में अगली चीज ध्यान से सुनिएगा, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ एक्स एक्स वाई प्लेन। मतलब किसी ने कहा ए बराबर ए एक्स आई कैप है, ए वाई जे कैप है, प्लस ए जेड के कैप है। ठीक है, एक्स वाई प्लेन पर बताइए कौन कौन से वेक्टर आएंगे, तो मैं कहूंगा यही दो तो आएंगे। तो वेक्टर कंपोनेंट ऑन एक्स वाई प्लेन इज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप कहलाएगा। और किसी ने कंपोनेंट बोल दिया बच्चों, केवल कंपोनेंट बताओ, तो इसका रिजल्टेंट निकाल लीजिए, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। कंपोनेंट ऑन विच प्लेन, ऑन एक्स वाई प्लेन। ठीक, बल्कि
कंपोनेंट ना बोल करके प्रोजेक्शन बोलना चाहिए, ज्यादा अच्छा वर्ड। नहीं याद आ रहा है ये कैसे आया? देखो, ये आई कैप है, ये जे कैप है, यानी कि ये वेक्टर किसके अलोंग होगा? एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। ये वेक्टर किसके अलोंग होगा? वाई एक्सिस के अलोंग होगा। भैया ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये वेक्टर चले आप एक्स के अलोंग ए एक्स, वाई के अलोंग ए वाई, और फिर आप जेड के अलोंग ए जेड बाद में चले हो ना यार, जेड ऊपर की ओर है मान लो, ठीक है? तो ये आपका ए आया, ध्यान से सुनना, ये आपका ए आया। अब इसमें क्यूब बना लिया गया था, ये ए आ गया, ए ऐसे क्यूब बना लिया गया था पूरा, ऐसे समझाने के लिए ये क्यूब बना लिया गया था। ये वेक्टर ए आ गया। तो अगर मैं एक्स वाई प्लेन पर बोलूं तो केवल ए एक्स और ए वाई का समेशन ही तो इसका एक्स वाई प्लेन पे प्रोजेक्शन आएगा इस वेक्टर ए का, और उसमें अगर मैं जेड के अलोंग वाला जोड़ दूंगा तो कंप्लीट वेक्टर आ जाएगा। ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे, ये वाला वेक्टर क्या हो गया? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप हो गया, जो नीचे वाला है। मैं फिर से बनाऊं? फिर से बनाता हूँ, थोड़ा साफ बनाता हूँ, शायद मैं समझा पाऊंगा। एक मिनट का मुझे समय दीजिए, देखना जरा ध्यान से। ये है एक्स, ठीक है, ये है वाई, ये कौन सा प्लेन है बच्चों? वाई जो है ऐसे बना देता हूँ, ऐसे बनाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, ये थोड़ा बेहतर बनाने का प्रयास करता हूँ बच्चों को समझाने के लिए। बच्चों, ये एक्स है और ये वाई है, ये प्लेन है आपके कमरे का, हॉरिजॉन्टल प्लेन, मतलब ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है? और ये आपके कमरे की जो वर्टिकल वॉल है ना, उसकी एज है जेड। यहाँ तक क्लियर? ठीक है। अब आपको एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, ध्यान से सुनना। तो आप ये वेक्टर आपका आपका कमरा बना देता हूँ पहले, तो आपका ये कमरा बना देता हूँ, ये बन गया है। ये आपके कमरे का एक कोना ओ है और एक का कोना ए है। तो वेक्टर ए को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ओ से शुरू करो और ए पर खत्म कर दो, ये आ गया वेक्टर ए, इसे कहते हैं वेक्टर ए। अच्छा, ये किन तीन चीजों से मिलके बना है? रिपीट कर रहा हूँ, देखना जरा ध्यान से। ओहो, ये क्या हो गया? किन तीन चीजों से मिलके बना है? ए एक्स आई कैप, आपके कमरे की एक एज, ए वाई जे कैप, आपके कमरे की दूसरी वाली एज, और फिर आपके कमरे की सामने वाली एज, ए जेड के कैप, ये वेक्टर ए हो गया बस। किसी ने कहा इसका एंगल एक्स एक्सेस से, तो आप सिर्फ ये देखो, ए इसको इससे मिला दीजिए तो ये ट्राइंगल बनेगा, राइट एंगल। और ए का, ये ए वेक्टर है ये वाला, ए का मतलब इस ट्राइंगल को अगर बनाओगे तो ऐसा ट्राइंगल बनेगा बच्चों, ऐसा, जिसमें ये ए होगा, ये ए एक्स होगा, और ये वाला एंगल अल्फा होगा, ठीक? ये पहले बताया था मैंने। अच्छा, दूसरी चीज, इस ए वेक्टर का हॉरिजॉन्टल प्लेन पर क्या कंपोनेंट होगा? तो आप यही तो बोलोगे, हॉरिजॉन्टल पर ये वाला कंपोनेंट होगा, ये वाला, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, उसमें ऊपर वर्टिकल वाला जोड़ देते हैं तो ओरिजिनल वेक्टर मिल जाता है। अभी क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। तो वेक्टर कंपोनेंट ऑन वाई जेड प्लेन क्या हो जाएगा? ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। वेक्टर कंपोनेंट ऑन एक्स जेड प्लेन क्या होगा? तो एक्स के साथ ए एक्स और जेड के साथ ए जेड, तो ए एक्स आई कैप प्लस ए जेड के कैप, ये हो गया, ठीक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा थोड़ी डेफिनेशंस वगैरह बता देते हैं ताकि हम क्वेश्चन कर सके इस पर बेस्ड, मतलब किस पर बेस्ड, इस 3D वेक्टर पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमसे। तो वो क्वेश्चन करने के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो डेफिनेशन क्या है, लिखी हुई है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स मोशन इज अ वेक्टर whose magnitude is equal to the minimum distance between final and initial point, and this vector is directed from initial to final point। बच्चों ध्यान से सुनना जरा। एक पार्टिकल जो है, एक पार्टिकल इनिशियल पॉइंट आई से चला और ऐसा घूमता हुआ टहलता हुआ फाइनल पॉइंट एफ पर पहुंच गया, ठीक? इस पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन वेक्टर बच्चों आर आई है और फाइनल पोजीशन वेक्टर आर एफ है।
इनिशियल पोजीशन वेक्टर आर आई है और फाइनल पोजीशन वेक्टर आर एफ है, तो और पार्टिकल ऐसे अजीब से पाथ से ट्रेवल करता हुआ गया। ठीक, हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज द हैविंग मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या है, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। सीधा इनिशियल को फाइनल से एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो, यही तो मिनिमम डिस्टेंस होगी। और डायरेक्शन क्या है, इनिशियल से फाइनल की ओर, इनिशियल से फाइनल की ओर, ये लीजिए साहब डायरेक्शन। तो ये वेक्टर जो है ना, ये डिस्प्लेसमेंट, ठीक। इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कई तरीकों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। पहला, ध्यान से सुनना, इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मान लो मैंने डी बोला, मान लो डी बोला, जरा ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओ बच्चा पार्टी। ये वाला ट्राइंगल प्लस ये वाला ट्राइंगल बराबर ये वाला ट्राइंगल, देखो दिख रहा है कि नहीं एरो से। तो क्या मैं कह सकता हूँ आर इनिशियल प्लस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बराबर आर फाइनल। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। ठीक, तो रिप्रेजेंट करने का तरीका सुनना, क्या मैं कह सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट इज डिफरेंस ऑफ पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ठीक, तो मैथ्स में एक सिंबल यूज होता है उल्टा ट्राइंगल, सॉरी उल्टा ट्राइंगल तो कुछ और होता है, ट्राइंगल ऐसे, इसको ट्राइंगल भी बोलते हैं। इसको साथ ही साथ अगर ये किसी वेक्टर क्वांटिटी के या स्केलर क्वांटिटी के पहले लगाए तो ये डिफरेंस बताता है, इसको बोलते हैं डेल्टा, बोला जाता है डेल्टा आर। मतलब अगर डेल्टा, अगर ये आर के पहले लिखा हुआ है तो इस पूरी क्वांटिटी को बोला जाएगा डेल्टा आर, डेल्टा आर ऐसे बोले। डेल्टा आर का मतलब होता है, हमेशा ध्यान रखिए, किसी क्वांटिटी के में डेल्टा अगर लगा दिया जाए तो उसका डिफरेंस होता है। जैसे अगर मैं कहूँ डेल्टा ए, तो उसका मतलब होगा ए फाइनल माइनस ए इनिशियल। तो पोजीशन वेक्टर फाइनल माइनस पोजीशन वेक्टर इनिशियल मतलब डेल्टा आर। ठीक है, एक और कहते हैं इसको, ध्यान से सुनना। अगर आप वन को आई को ओरिजिन मान लो थोड़ी देर के लिए, आप इस पर खड़े हो जाओ, अपनी नाक जो है आई पर रख दो, ये ओ बना लो, सोच लो। ठीक है, और मैं पूछूं आपसे एफ का पोजीशन वेक्टर बताओ आई पे खड़े होकर के, तो आई पर ओरिजिन मानते हुए एफ का पोजीशन वेक्टर यही तो होगा बच्चों, चेक करो, आई से एफ की हो, यही तो होगा। तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो called position vector of final point with respect to initial point। ये है डिस्प्लेसमेंट, तो बोलने के कई तरीके। देख लीजिए बच्चों, क्या ये बात समझ में आ गई है आपको? उम्मीद करता हूँ आ गई होगी। और जो एक्चुअल पाथ होता है ये तो पता ही होगा, ये डिस्टेंस कहलाता है। जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल होता है वो डिस्टेंस कहलाता है। ठीक, क्लियर है ये चीज, समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये मैंने डायग्राम बना करके समझाने का प्रयास किया है, वही वाला जो भी थोड़ी देर पहले बता रहे थे। आर इनिशियल, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, ये एक्चुअल पाथ लेंथ है, तो ये कहलाएगी डिस्टेंस, और ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर बाय ट्रायंगल रूल निकाल करके वही चीज बताई है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाई है। ठीक है, अब आती है एवरेज वेलोसिटी किसे कहते हैं। एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी assumed to be constant। एवरेज वेलोसिटी वेलोसिटी के बराबर हो सकती है अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है। इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट तो हम कह सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी के बराबर इफ v इज कांस्टेंट। ये बात बस जान लीजिए, आगे चल करके आपको बता दी। इस कारण से क्या मैं कह सकता हूँ एवरेज वेलोसिटी जो चूंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के बराबर होती है, तो जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का होगा वही डायरेक्शन वेलोसिटी का होगा, ये कहा जा सकता है बच्चों। क्यों भाई? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एग्जाम्पल, इसको नोट कर लीजिए। मुझे पता है कि आज बहुत सारी चीजें मैंने पढ़ाई हैं आपको, तो आज मैं यहीं पर ही रोक रहा हूँ, इस क्वेश्चन के साथ ही रोक रहा हूँ। बस यहीं तक वीडियो रखूंगा क्योंकि आज 3 डायमेंशनल हुआ है। तो मेरा मानना है बच्चों घर पे समय दीजिएगा। आज के लेक्चर में खासकर जो बच्चे 9th में जिन्होंने पहले नहीं पढ़ रखा है ना,
उनके लिए आज का लेक्चर में काफी कंटेंट हो गया है, मतलब काफी समय देना पड़ेगा आपको अपने घर पर समझने के लिए। तो समय जरूर दीजिएगा। कैसे समय देते हैं मैं बता चुका हूँ आपको। आप पढ़िएगा थोड़ा सा, टीचर बन करके इमेजिनरी किसी इंसान को वही चीजें पढ़ाने की कोशिश करिएगा। मेरी पढ़ाए हुए आज के लेक्चर को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करिएगा और हर छोटे पार्ट को टीचर बन करके पढ़ाइएगा। अगर आप ऐसा करेंगे, पहले समझिएगा फिर पढ़ाइएगा, ऐसा नहीं पढ़ाना शुरू कर दिया। पढ़ाने तभी पाएंगे जब आप समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज इतना ही रख रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसके आगे और इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ। तो इस क्वेश्चन को लिख लीजिए आप लोग, ताकि नेक्स्ट क्लास में आप इसका सोल्यूशन मुझे बता सकें। चलिए मैं क्लास यहीं पर एंड करता हूँ बच्चों।